भाई हरियाणा सीटी की तैयारी तो करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा हरियाणा सीटी की तैयारी करे कहाँ से। अगर आप भी हरियाणा सीटी की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो देखने के बाद सारे टॉपिक समझ आए तो मेरे साथ हरियाणा सीटी की तैयारी कर सकते हो, और अगर नहीं समझ आए तो और बैचेज लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दिलाता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा, और फिर क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो सारे के सारे क्वेश्चन बना के आओगे। तो स्टार्ट करांगे आप अपना हरियाणा सीटी का बैच, तो वीडियो को एंड तक देखो। और दूसरी बात ये कि 1 मिनट और लूंगा आपसे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं इस चीज़ के बारे में और मेरे बारे में भी। मैं विकास तंवर आपको हरियाणा सीटी के लिए प्रिपेयर कराऊंगा। ऑफलाइन बैचेज में मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, पर अब मेरे को लगा कि हमें ऑनलाइन भी स्टार्ट करना चाहिए। और पैर में दिक्कत होने के कारण मैं डिजिटल बोर्ड पे अभी नहीं खड़ा हो सकता, पिछले 10-12 दिन से पैर में प्रॉब्लम है। तो अब मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी क्लासेस कंप्लीट कराऊंगा। अभी पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, इंडिया जीके की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा सीटी में इंडिया जी क्या रही है तो वो कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी बात ये भाई, आप जल्द ही हरियाणा जीके का भी बैच लेके आएंगे, पर उस बैच को मैं मेरे नोट्स के थ्रू कवर कराऊंगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर इतनी बुक्स हैं और उन बुक्स में फालतू का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, काम का कम है। तो स्टूडेंट हो जाए कंफ्यूज, के पढ़ा के ना पढ़ा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं। तो वो नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, काफ़ी अच्छे और बारीक तरीके से बनाए गए हैं। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्लास की तरफ आप आगे स्टार्ट कर लेते हैं भाई। दूसरी बात यह कि भाई सरकारी नौकरी आज के टाइम हो रही है जरूरी, खासकर अपने राज्य हरियाणा में। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, छुटाऊंगा नहीं। जितने भी हरियाणा के अलग अलग एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो तो है भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या है टॉपिक का नाम? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी भारत के संविधान के बनने का इतिहास क्या रहा, और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखो, भारत के अंदर पहले तो थे राजा, जैसे औरंगजेब था भाई, औरंगजेब ने कोई कानून बना दिया, वही लागू कर दिया, और अगर कोई मानेगा ठीक है, ना मानेगा तो फांसी तोड़ दो। पर अंग्रेज आए बाद में, अंग्रेजों ने कहा हर एक काम हम कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे, और कोई आदमी अगर हमारा कानून तोड़ेगा तो उसे सजा भी देंगे। तो उन्होंने फिर ये कानून बनाने की व्यवस्था जो है वो स्टार्ट करी, और कानून को लिखा गया। और जो कानून अंग्रेजों ने लिखा उसी कानून को उठा के आगे आपा ने भी हमारे संविधान में ऐड कर लिया। तो यहाँ पे जिस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं वही पॉइंट मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा, फालतू की चीजों में नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो अंग्रेज तो आ चुके हैं, कब आए कैसे आए वो आप इतिहास या हिस्ट्री में करेंगे। अब करते हैं पॉलिटिकल के ऊपर। देखो, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के लिए एक आपका कानून पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और जो कानून पास किया गया सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था भाई? वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इतना याद रखोगे एक बार। तो अंग्रेजों के लिए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके लिए एक कानून पास किया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं, क्योंकि ये 1773 में आया था। ये नोट्स भाई आपको कड़े मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और दूसरी बात, या वहां पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लियो। अब स्टार्ट कर ले। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देखो यहाँ पे भारत के अंदर दो चीजें चली। एक तो आई भाई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके लिए कानून आए 1773 से लेके 1857 तक इसने राज किया। अब 1857 तक मान लो, चिंग यहाँ पे 58 लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन का राजा या रानी जो है वो भारत के अंदर शासन करना स्टार्ट करते हैं 1858 से लेके 1947 तक। जब ईस्ट इंडिया खत्म करी उसके बाद डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये जो टाइम है यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं, ये जो कानून है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास हुए हैं 1858 तक। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रिटिश क्राउन ने पास किए भारत के अंदर एक अच्छे तरीके से सरकार चलाने के लिए। तो पहला तो एक्ट आया भाई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, मेरे को पता है। अगर इतना आसान होता ना सिलेक्शन तो सारे नौकरी लग जाते। तो आराम से अपने बैठ के पढ़ना ही भी ध्यान लगा के, यूं नहीं सोचना ना यार मुश्किल है ना तो सिलेक्शन को नहीं हो भाई, खेत में जाके बरोटी काट लो। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की आप बात कर रहे हैं। इस कानून में क्या क्या लिखा गया?
देखो इसमें एक तो ये बात लिखी गई कि जो बंगाल का गवर्नर है, मद्रास का है और बॉम्बे का है, इनके पास अलग अलग पावर है। इन तीनों के पास अलग अलग पावर है। अपनी मन मर्जी से ये तीनों अपने एरिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये बोले ना यार ये गलत है, थोड़ा सा पावर को सेंट्रलाइज करो, एक को ज्यादा पावरफुल बनाओ ताकि ये दो पे निगरानी रख सके बाकी दो पे। तो आपका यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, कौन है भाई, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसे अब हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह देंगे। कोल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसे हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पूरे टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यह बात कहाँ लिखी गई है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। सर ये तो क्वेश्चन हम बता देंगे, पर ये बताओ प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था या फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका नाम सुनो भाई, वो है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड वापस जाता है भारत से अपनी नौकरी पूरी करके, तो उसके खिलाफ करप्शन के केस लगे और इसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। फिर आ गया कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, पता लग गया। इतनी चीज याद रखोगे कि भाई कब आपका गवर्नर ऑफ बंगाल का पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, तो 1773 के एक्ट में ये बात लिखी थी। उसके बाद आ जाए भैया आगे, आगे की तरफ अपने यह बात लिख रखी है दूसरी, इसी कानून के अंदर जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास किया था, इसमें यह लिखा गया था कि स्थापना करो किस चीज की, एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो। क्योंकि ये अंग्रेज कर्मचारी भारत के अंदर आके काम कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में, अगर इनसे रिलेटेड कोई मैटर होगा तो इंग्लैंड थोड़ी ना होगे बारी बारी, भारत के अंदर ही मैटर देख लियो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो। और कहाँ पे भाई, ये कलकत्ता के अंदर स्थापना करी गई। और बात आ जाए यूं कि भाई कलकत्ता में स्थापना तो करी, पर कब करी, तो 1774 यानी इससे एक साल बाद करी। ये चीज याद रखोगे। बातें और भी बहुत सारी हैं, मैं बता सकता हूं सारी, पर मैं सारी नहीं बताना चाहता क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है भाई। वो बाकी जो आपके एग्जाम से लाइक HCS की आप तैयारी करो तो मैं आपको बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा, पर अभी इससे इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की अपने को जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि भाई सर आपने ये तो बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पर इसमें जज और ये भी थे क्या। हाँ भाई देखो, इसमें एक तो था चीफ जस्टिस, कितने थे, एक तो था चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। भारत के अंदर अभी एक कोर्ट के जज के ऊपर करप्शन के केस लाग रहे हैं भाई, 3 अदर जजेस थे इसके अंदर। बात पता लगी। अब सर ये पूछ लें कि इस पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था, तो बताओगे, बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। तो उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग दूसरी जगह थोड़ी बहुत और भी देखने को मिल सकती हैं। इतना याद रख लोगे मेरे भाई, नोट्स में दे दूंगा तो टेंशन ना लियो। एलिजा एमपी, पता लग गया इतना। अब क्या हुआ देखो, 170 साल से ज्यादा हो गए कंपनी बने, अरे ये आरामखोर पूरे नीच हो चुके थे, तो इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया ये कानून। तो आपका कुछ सालों बाद, यानी लगभग आप कह सकते हो 10-11 साल बाद एक कानून और आया, और वो क्या था, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पहला हो चुका है। अब आओ दूसरी तरफ भाई, दूसरा जो कानून है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है भाई, एक सेकेंड इसे रफ करना पड़ेगा पहले। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 मेरे भाई। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, वो भी पूछ लें कई बार, इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रख लोगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट रख लियो मेरे भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसका दूसरा नाम है। अब इस कानून में क्या लिखा था, इस कानून में ये लिखा गया भाई, देखो कंपनी भारत में 2 काम करने लगी। कंपनी भारत के अंदर व्यापार भी कर रही है और प्रशासन भी करने का काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने पलासी और बक्सर के युद्ध लड़ लिए और थोड़ा बहुत अधिकार इन्होंने हासिल कर लिया। तो अब कंपनी 2 काम कर रही है, व्यापार का भी और दूसरा राजनीति का भी। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ मेरे भाई, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। कब स्टार्ट हुआ, तो आप बता सकते हो 1784 के कानून में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की बात थी। सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दो। देखो ड्यूअल गवर्नमेंट है कि वो, और सुन ले मेरे भाई। तो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था, एक तो राजनीति के लिए बोर्ड बनाया गया और दूसरा एक्सपेंशन उसके लिए, व्यापार के लिए। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट बने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या बना मेरे भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड दूसरा बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
सारे हरियाणा वाला खातर हैं, स्पेशली ये क्लास मेरे राज्य वाला खातर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, यही दो डिपार्टमेंट है ना, इन्हीं को अपन ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। तो सर ये बताओ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा। देखो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, यानी भारत के अंदर राजाओं के साथ क्या डील करनी है, कैसे करनी है, वो आपका देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा सर, तो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो देखेगा कौन सा फंक्शन, कॉमर्शियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखेगा मेरे भाई, कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा ये, ठीक है, याद रख लोगे इतना, ठीक है जी रख लेंगे। अब आ जाओ आगे, ये इंपॉर्टेंट इतना ही है, इसमें दो बात याद रख लोगे ना, ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद भाई चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, कति इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद एक और आया, उसका क्या नाम था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसमें मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा मेरे भाई। तो उसका क्या नाम है, नेक्स्ट का नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दिखे ना साफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेरे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। देखो इसको अंडरलाइन भी आप कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ये अपना स्केल आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लें ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या बात लिखी थी, इसमें देखो जो कंपनी बनी थी ना 1600 में, तो ये बात कही थी ये कंपनी के पास मोनोपोली है अगले 200 सालों तक, यानी ब्रिटेन से इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी नहीं जाएगी ब्रिटेन के पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए। देखो ब्रिटेन है उरे, ठीक है, और इंडिया है उरे, यानी ब्रिटेन के पूर्व की तरफ है ना इंडिया, ईस्ट की तरफ है, तो इसका नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कहा गया ब्रिटेन के ईस्ट में और कोई कंपनी नहीं जाएगी अगले 200 सालों तक इस कंपनी के अलावा जो 1600 में बनी थी, ठीक है, ये बात कही। अब यहाँ पे इस चीज को खत्म कर दिया क्योंकि 200 साल हो चुके हैं भाई, 213 साल हो गए। तो देखो क्या लिखा गया, तो यहाँ पे लिखा गया इसमें कि ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी की वो खत्म कर दो भाई, ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दो कंपनी की, ट्रेड मोनोपोली एंडेड, खत्म कर दी। यानी अब ब्रिटेन से और कंपनियां के भारत में काम कर सकती हैं, पर यह कहा गया कि भाई खत्म तो कर दो पर 2-3 चीजें हम तो छोड़ दो यार, नू तो ना मारो। तो एक्सेप्ट किन किन चीजों को छोड़ के, चाय का व्यापार ब्रिटेन के ईस्ट साइड में आके सिर्फ यही कंपनी कर सकती है जो 1600 में बनी है। चाय के अलावा अगर आप बात करें मेरे भाई, तो आपका दूसरा था चाइना के साथ में व्यापार, यही कंपनी करेगी। और तीसरा है आजकल काफी चर्चा में रहा करे, नशेड़ी बालका खतर, ओपियम या अफीम की खेती तो सुनी होगी ना, उसी की बात कर रहे हैं। पानी पी लिया भाई, जरूरी है पानी भी, ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा एक और पॉइंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप खातर, दूसरा पॉइंट क्या है गुरुजी बता दो ने। तो दूसरा पॉइंट भाई यो है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था ना, इसमें एक बात और लिखी थी कि 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे, ₹1 लाख, ठीक है, किसके ऊपर खर्च करेंगे, भारतीय एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। यह बात अंग्रेजों ने कही। अब अंग्रेज अपने को क्यों पढ़ाना चाहते हैं भाई, मैं बताऊंगा। अंग्रेज सोचे अगर आप ब्रिटेन से किसी कर्मचारी ने लेके आएंगे महंगा पड़ेगा, अब भारत में घनी पॉपुलेशन है, इन पे काम करा लो। तो भारत के लोगों को काम देने के लिए और साथ में सस्ते में काम कराने के लिए भारत के लोगों को एजुकेट करना इन्होंने स्टार्ट किया 1813 में। बातें और भी बहुत सारी हैं इसमें बता सकूँ हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज आए और भी बहुत सारे हैं, पर वो अपने काम के नहीं है, इतने याद रखो मेरे भाई। क्योंकि देखो आप उसी चीज के लिए जाने जाएंगे कि जो पढ़ाया ने उसी में से क्वेश्चन आया भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है सारा पढ़ा दिया बकवास कुछ भी और आया क्वेश्चन कुछ भी नहीं, वो काम अपने को नहीं करना। फिर 20 साल बाद देखो ये चार्टर एक्ट जो है ना, ये अगले 20 सालों तक आते जाएंगे। 1793 में आया, फिर 20 साल 1813, फिर कब होंगे 1833 में। तो नेक्स्ट देखो पूरी क्लास करवा दूंगा, पूरा चैप्टर करा दूंगा। यो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आ गया मेरे भाई। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या बात लिखी गई, एक बार इसने भी फिर थोड़ा सा दाऊं लिख दिया ना, कोई दिक्कत ना हो आपने। तो हाँ बताओ भाई, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में तो अपन ने बात कर ली कि क्या लिखा गया है। 33 में क्या लिखा गया, 33 में यो लिखा गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बोल देंगे मेरे भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल लेंगे मित्र, ठीक है,
इतनी बात आ गई समझ। अब आप ये पूछोगे सर ये बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फिर ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो वो मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। 1 मिनट रुको, एक कलर देखना है मैंने, ग्रीन कलर हो एक ब्राइट सा, वो नहीं मिल रहा है कोई ग्रीन कलर ना भाई, नहीं दिखा। चलो कोई नहीं, इसमें ही काम चला लेंगे 4 मई। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना मेरे भाई, वो कौन थे मैं बताऊं? तो फर्स्ट अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इस लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम के बंदे ने सती सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है। इसने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था सती सिस्टम पे, बैन क्या कर दिया मेरे भाई? सती सिस्टम इसने बैन कर दिया था भारत के अंदर। किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके। इतनी बातें आप याद रखोगे, डेफिनेटली आप इतनी बातें जो हैं बिल्कुल याद रखोगे। और कोई इसमें शंका डाउट होने तो पूछ लेना। यहाँ पे देखो कंपनी अभी तक 2 काम कर रही थी, व्यापार का भी काम कर रही थी और एक्सपेंशन का भी, यानी भारत के अंदर विस्तार का भी काम कर रही थी। अब कंपनी को कह दिया, बोले यार तय बहुत काम करे, एक काम कर, अब तू अपने एक ही काम देख। कौन सा काम देख? तू देख अपने एक काम, और वो है किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी प्रशासन का काम देख ले बस। तो कंपनी यहाँ पे क्या बनेगी? कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्या बनेगी भाई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी अब व्यापार नहीं देखेगी कंपनी, सिर्फ साम्राज्य फैलाओगी भारत के अंदर। ये बात यहाँ पे कही गई। ये भी कही गई कि भारत के लोगों के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर देनी चाहिए, पर को नहीं करी गई भाई। पर एक चीज और याद रख लो, देखो ट्रेड मोनोपोली खत्म तो कर दी, पर पूर्ण तरीके से खत्म ना करी। ट्रेड मोनोपोली पूर्ण तरीके से खत्म अब करेंगे। ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड। ट्रेड मोनोपोली पूर्ण तरीके से खत्म करी गई 1833 में, ठीक है। पूर्ण तरीके से कब खत्म करी गई? 1833 में खत्म करी गई, ठीक है। अब आगे की तरफ आते हैं। इतना याद हो गया? हो ही जाओगा, रुक जाओ, एक एक्ट और कराऊंगा और फिर पीछे वाला सारा रिवाइज करके फिर आगे फिर कराऊंगा। जमा कती दिमाग में बिठा देंगे चीज़ें, ठीक है। अब आगे करते हैं। अगला एक्ट जो है ना भाई, वो फिर 20 साल बाद आऊगा। 1833 से अगले 20 साल कब होंगे? 1853 में होंगे। तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आया? 1853 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मेरे भाई। अब जो 1853 का चार्टर एक्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है मेरे मित्र भाई, ठीक है। क्या लिखा गया है इसमें? अपन इसको उठा रहे थे ऊपर, चला कुछ और ही गया। चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें, ठीक है। पर नौकरी लाग गए ना तो नरक ते निकल जाएंगे, ताने नहीं मारेंगे रिश्तेदार। तो अपना हो अगले एक्ट पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बता दूं। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यो है कि इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। कौन सी सिविल सर्विसेज भाई? इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस फॉर इंडियंस, यानी भारत के लोगों के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर दी। इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस फॉर इंडियंस, इंट्रोड्यूस फॉर इंडियंस। याद रख लोगे ना कि भारत के लोग अब बड़ी नौकरियों पे लग सके हैं। यार अपन ले पढ़े को नहीं, रामखोरी भी नु काम तो डी ग्रुप की कर लेंगे, कम पढ़ना पड़ेगा, नु को नहीं पढ़ लो। सुभाष चंद्र बोस ने कितनी मेहनत करी थी भूल गए। अब दूसरी बात क्या लिखी है इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि आपका वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आपके इंडियंस को शामिल किया गया। पर आई थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब यार अपने सीटी में आना नहीं है तो क्यों धक्का से अपने धक्का पेल करी, ठीक है। तो अब देखो आपा ने बात करी थी कि आज आप किसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के संविधान बनने का इतिहास रहा, उसके बारे में कि कौन कौन से कानून अंग्रेजों ने पास किए। फिर उन्हीं कानूनों में से कुछ बातें आपा ने उठा ली और आपा ने उठा के अपने संविधान में रख दी। जैसे भाई अपने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो को नहीं, पर हर एक राज्य में गवर्नर जरूर है। अगर पूछ ले गवर्नर ऑफ बंगाल को कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स बता देंगे। और 1773 पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर पूछ ले मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट आज भी होगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट पहली कब बनी? कोलकाता में 1774 में बनी थी मित्र। और टोटल 4 जजेस थे, 3 अदर और 1 चीफ जस्टिस, उसका नाम था एलिजा इम्पे। आज भी चीफ जस्टिस है। क्या ये बात सही नहीं है? भारत के संविधान में लिखी गई है ये भी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आओ भाई, ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इसमें स्टार्ट हुआ। इसी का दूसरा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन देखेगी।
फ्री में बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि फद्दू कंटेंट है। कंटेंट जितने मास्टर तारे हरियाणा में पढ़ाने लग रहे हैं ना, सब तो बेस्ट मिलेगा भाई। ठीक है, पूरी मेहनत करके आ रहा हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो यहाँ पे मोनोपोली खत्म कर दी गई, चाय की, चाइना की और ओपियम की, 3 चीज़ों में। ठीक है, तीसरी बात अगर यहाँ पे करें तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए 1813 में, पर 1813 में प्रोवाइड नहीं करे, ये बहुत आगे जाके मिले, ये 1826 के आसपास जाके खर्च करेंगे 10-12 साल बाद। उसके बाद आ जाओ भाई 1833, इसमें लिखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल देंगे, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती सिस्टम भारत में बैन किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राममोहन रॉय के साथ मिलके। यहाँ पे कंपनी को सिर्फ ये काम दे दिया कि अब आप पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखोगे, और यहाँ पे जो कंपनी है उसका भारत के अंदर जो कोलोनलाइजेशन है वो आपका लीगल कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा नहीं जाएंगे। ट्रेड मोनोपोली पूरे तरीके से ख़त्म कर दी, कोई आओ क्या में व्यापार करो, ब्रिटिश कंपनी। फिर आया 1853। 1853 में भाई क्या लिखा गया कि इंडियंस के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज अपन ने स्टार्ट कर दी। इतना हो गया। फिर हुई बड़ी क्रांति भारत में 1857 की, और फिर अंग्रेजों को लगा झटका और वो भारत को छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, पर महारानी आ गई। कौन आ गई? महारानी। अब बात करते हैं क्राउन रूल की। देखो, क्राउन रूल जो है भारत के अंदर वो भी चलेगा, चलेगा भाई चलेगा। क्राउन रूल कब से लेके कब तक चलेगा? 1858 से लेके 1947 तक ये ब्रिटेन की महारानी और ये राजाओं ने हमारा बहुत खून पिया है। ठीक है, अब क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 महारानी पावर में आई भारत में, और उसने कहा कि देखो मैं एक अच्छी सरकार लेके आऊंगी तुम्हारे लिए, और मैं उसका नाम दूंगी एक अच्छी सरकार। तो उन्होंने कानून पास किया, और उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या नाम था मेरे मित्र? गवर्नमेंट। लिखाई कैसी है समझ आ जाएगी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और कोई ये सोचे ना कि भाई मास्टर तो ना हिंदी में पढ़ाने लग रहा है ना इंग्लिश में, दोनों भाषाएं हैं, वो दोनों आपके लिए ही बोली जा रही हैं, ताकि अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो कुछ ऐसी बातें जो इंग्लिश में अलग हैं हिंदी में अलग हैं वो समझा पाऊँ, और अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है तो उसको इंग्लिश भी समझ आए। यानी दोनों भाषाओं में आपके लिए ही करवा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, मेरे लिए नहीं करवा रहा, आपके लिए। तो अगर आपको कोई समस्या आपत्ति है तो बता सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब है, और इस यूट्यूब पे कई ठाली बालक बैठे हैं, वो बहुत बकवास भी करते हैं कई बार। फिर टीचर का मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार देखिए इतनी मेहनत करी बालक खातर, और इस बालक ने क्या करा? इस बालक ने कुछ नहीं करा, इस बालक ने सिर्फ और सिर्फ मेरा खून पिया। ठीक है, न्यू नहीं है कि भाई मास्टर गेले ढंग से बात करके अपने काम काट ले पढ़ा देगा हैं। तो ये बात है, पर मुझे आप सभी से अच्छी उम्मीद है, जितने भी हरियाणा वासी हैं मेरे मित्र साथी भाई बहन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे आते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो कंपनी जा चुकी है, कंपनी का गवर्नर जनरल था। ठीक है, सारी चीज़ें कंपनी की थी, अब कंपनी नहीं रही तो वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए? तो भाई एक बदलाव तो ये आया कि आपका क्या हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है वो भारत के अंदर खत्म हुआ। बिल्कुल बेसिक सी बात है, बताने की नहीं थी फिर भी बता दी। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपका ये भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसे हम क्या बोलेंगे? मिट क्यों रहे ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसे हम क्या कहेंगे? अब उसे हम कहेंगे वॉइसरॉय। उसे क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय। क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल पद पे बंदा काम कर रहा था वो कंपनी के लिए था। अब महारानी आ चुकी, और ये जो वॉइसरॉय है इसका मतलब ये है कि महारानी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर। तो यहाँ पे कौन बना फर्स्ट वॉइसरॉय? तो फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बना मित्र? फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बना? तो फर्स्ट वॉइसरॉय जो है ना वो बना आपका लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछ लें 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे भारत के। बाद में इन्हें वॉइसरॉय बना दिया गया, एक नया ऑफिस बनाया गया भाई, एक नया पद क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये तो देखो महारानी का बंदा हो गया, ये तो महारानी का बंदा हो गया। अब ये जो दूसरा पद मैं लिखूंगा ना उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
और ये कौन था, ये था लॉर्ड स्टैनली। प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, लॉर्ड स्टैनली। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था। किसका सदस्य होता था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का सदस्य होता था। ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल और ये महारानी के लिए रिस्पॉन्सिबल था भारत के अंदर। इतनी बातें पता लग गई मेरे भाई। और फर्स्ट कौन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड स्टैनली था। इतनी चीजें याद रख लेना मेरे भाई। एक चीज और बता देता हूं मैं, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के थे, कंपनी नहीं रही तो वो क्यों रहेंगे। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एंडेड, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम समाप्त, एंडेड। इतना हो जाएगा ना, ठीक है, इतने ही पॉइंट याद रख लियो। अब आओ अगला कानून के ऊपर। अगला कानून आया 1861 में। कब आया, 1861 में। तो अगला कानून का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। क्या नाम है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। बोर तो नहीं हो गए पढ़ के, बता दियो, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। भाई पानी पूनी लेके बैठा करो, कभी बाद में बयाने मारो कि ना क्लास के बीच में जाऊंगा मैं तो पानी पीने जाऊंगा, वॉशरूम जाऊंगा। ये स्कूल वाले बयाने छोड़ दो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे हो तुम, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आया। इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में लिखा गया है कि आपका सबसे पहले क्या हुआ, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें ये लिखना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुई। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी आपकी जो पावर आपके बॉम्बे और मद्रास से छीन ली गई थी, वो पावर आपकी दोबारा से उन्हें लौटा दी गई। कब छीनी थी भाई, ये पावर 1773 के कानून में छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास से, कि ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उड़ रहे हैं ना, ये अब नीचे काम करेंगे बंगाल वाले के, अब इनको दोबारा पावर दी, बोले यार ना ऐसे ना करो इनके साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडियंस को भी शामिल किया गया, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो मैं नहीं लिखवा रहा वो, दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपकी स्थापना करी गई किसकी, 3 हाई कोर्ट बनी भारत के अंदर, एस्टिब्लिशमेंट ऑफ 3 हाई कोर्ट्स। कितनी हाई कोर्ट मेरे मित्र, 3 हाई कोर्ट्स बनी। कहाँ कहाँ बनी, बंगाल के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और एक है मद्रास के अंदर। देखो भाई देखो, सारे छुट्टी हैं, सेलिब्रेट करें, पर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, ताकि आपका भी भला हो और गेल गेल मेरा भी भला हो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें उसके लिए। बंगाल के अंदर पहली हाई कोर्ट, फिर बॉम्बे के अंदर, और तीसरे नंबर पे मद्रास के अंदर। अब ये पूछ लें कि आपसे बनी कब, अगर ये पूछें कब बनी, 1862 में बनी, पर लिखा कौन से कानून में गया था, 1861 वाले कानून में। तीसरी बात जो हमें यहाँ पे याद रखनी होगी मेरे मित्र, वो आपकी ये रखनी होगी कि आपकी ऑर्डिनेंस पावर आई किसके पास आई, वॉइसरॉय के पास। वॉइसरॉय को क्या दिया गया, वॉइसरॉय को दिया गया ऑर्डिनेंस पावर, वॉइसरॉय एम्पावर वॉइसरॉय, थोड़ा ठीक तरीके से लिख देंगे कोई बात नहीं, एम्पावर वॉइसरॉय, एम्पावर वॉइसरॉय, एम्पावर वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, टू इशू ऑर्डिनेंस। आज भी भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 123 में। और हाई कोर्ट भी हैं भाई, कितनी हाई कोर्ट हैं, 25 हैं। स्टार्टिंग कब से हुई, 1861 के कानून से हुई, और अंग्रेजा ने ये बात लिख रखी है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि भारत के कानून में बहुत सारी चीज़ें यहीं से उठ के आ रही हैं। एक और पॉइंट है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊँ। देखो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करी, ऑर्डिनेंस की बात करी, वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई, और साथ में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई। पोर्टफोलियो भी रहे, अलग अलग मंत्रालय हैं अपने, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री, सड़क मंत्री, ऐसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस यहीं किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया, 1861 के कानून में आपका इंट्रोड्यूस कर दिया था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। इतना याद रख लोगे, डेफिनेटली रख लोगे। अब आते हैं अगले कानून पे, थोड़ा सा चैप्टर रह गया, जल्दबाजी ना करो, बस मेरे भाई शांति से बैठे रहो, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझाऊंगा और पेपर में करके आओगे। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा भाई, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। कौन सा है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जमाकती एक इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है क्या है, इसमें ये याद रखना है कि ऑर्डिनेंस की, तो जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसको ये पावर दी गई कि वो डिस्कस कर सकती है बजट के ऊपर। क्या कर सकती है, डिस्कस कर सकती है बजट के ऊपर, है ना। तो 1 मिनट रुक जाओ, लाइन लगा दें, लाइन लगा दी,
बस इसका काम खत्म, हटा दिया अपन ने। अब ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, हो चुकी है और अपन ने 2-3 बातें और करी कोर्ट कार्ड के बारे में। तो इस कानून में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई, लेजिस्लेटिव पावर को किसके ऊपर, डिस्कशन ऑन बजट के ऊपर, डिस्कशन ऑन बजट के ऊपर पावर दी गई। डिस्कशन ऑन बजट कौन कर सकता है, डिस्कस बजट के ऊपर, आपका वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट प्रोविजन आप कह सकते हो बनाया गया इलेक्शंस का। यानी किसी एरिया में मान लो राजा है कोई, वो राजा अपना बंदा भेज देगा अपनी मर्जी से, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम दे दिया। तो यही पॉइंट याद रखना है जो मैंने बताया है, ठीक है। भाषा से कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एरिया की लोकल भाषा है तो इस भाषा में मैं बोल सकता हूँ। और हरियाणा में रह रहे हैं भाई तो आप समझ सकते हो थोड़ी बहुत, तो आप बात कर सकते हैं अपनी भाषा में। कोई दिक्कत है तो बता दियो भाई, दिक्कत होगी नहीं, मैंने बेरा हरियाणा वाला ने। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भाई इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आएंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 और इसका दूसरा नाम है मोर्ले मिंटो सुधार या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। पता लग गया, ये नाम है इसका। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मेरे भाई, लाइन होगी ड्रॉ। अच्छा रे, हो तो गई पर अच्छी नहीं लगी मेरे को ये, तो इसको अपन दोबारा से उसी तरीके से कर लेंगे भाई। अपन तो तनबेरा देसी बाड़ा खा, ये अपने लिया स्केल और स्केल लेके या मार दी लाइन, स्केल लेके पेज पे लाइन मारी है, लड़की पे नहीं भाई, ठीक है। कदे नो को लाइन मार दी मास्टर, लाइन मार दी, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट करते हैं भाई फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1909 या मोर्ले मिंटो सुधार की आप बात करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया भाई, यहाँ पे ये किया गया कि आपका कम्युनल इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। बताऊंगा क्यों है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया टू मुस्लिम्स, यानी अब जो कोई मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान को वोट कर सकता है, कोई हिंदू है तो हिंदू को वोट कर सकता है। ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, देखो मैं बताऊंगा। अभी जो 1909 में किया गया है ये आपका सिर्फ मुसलमान को किया गया है कि अगर कोई मुसलमान इलेक्शन में खड़ा है तो उसे सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकते हैं। ये बात 1909 में लिखी गई। अब बात ये आ जाए कि सर ये बताओ कि इसका ये नाम क्यों रखा। देखो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो मोर्ले था और वॉइसरॉय कौन था, मिंटो था। तो लॉर्ड मिंटो ने ये चीज स्टार्ट करी, तो लॉर्ड मिंटो को क्या बोल दिया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है मेरे भाई लॉर्ड मिंटो। कौन है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन था मेरे मित्र, लॉर्ड मिंटो था वॉइसरॉय उस समय का। पता लग गया, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखो। दूसरा क्या है कि भारतीय, पहला भारतीय जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करता है। फर्स्ट इंडियन हु ज्वाइंट वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो ज्वाइन करता है उसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद। खाने वाला प्रसाद नहीं है भाई, ये नाम है इसका। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला इंडियन था जिसने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया और ये बना लॉ मंत्री। क्या बना, लॉ मिनिस्टर बना, लॉ मंत्री बना। इतना हो गया, यही पॉइंट थे इससे इंपॉर्टेंट। बाकी आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है भाई इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। इंडियन काउंसिल्स, एक सेकेंड, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। इसका एक और नाम है भाई, इसका नाम है मॉन्टेग्यू। क्या नाम है इसका, मॉन्टेग्यू। एक मिनट बता दूं के, चलो बता दूंगा। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, चिलमफोर्ड को नहीं, कदे चिलमफोर्ड बना दो। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आगे आ जाएगा 1919, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन लाइन कर लेते हैं इसको अपन, ठीक है। नीचे लगा दें एक लाइन, ये लो सर लगा दी। अब खुश भाई। चलो अब आते हैं आगे की तरफ। दिख रहा होगा ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ओहो, कलर मैंने गायब कर दिया,
कोई नहीं, कलर तो गायब हो गया अपना, काम चल लीजिएगा इसके बिना। वाइट ही लेना है ना, वाइट ले लें यार एक बार, ठीक है, काम बहुत है वाइट कलर अपने। हाँ अब आ जाओ। अब इसमें क्या बताना है, 1909 के कानून के बारे में बताना है। 1909 में कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे एक तो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस। डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, ठीक है, यानी राज्यों के अंदर। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। यानी ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया गया है, यानी केंद्र सरकार भी कुछ मुद्दे देखेगी और कुछ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्दे देखेगी। उस तरीके के हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं, या उस टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका दो काम देखेंगी, एक लेजिस्लेटिव का काम अलग होगा और आपका एग्जीक्यूटिव का काम अलग होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, बायकैमरलिज्म स्टार्ट किया गया। देखो आपने सुना लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पहले उस चीज को बायकैमरलिज्म कहा गया है। पहली बार भारत के अंदर बायकैमरलिज्म आया, यानी द्विसदन प्रणाली आया। बायकैमरलिज्म आपका आया और भारत के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। बायकैमरलिज्म आया और डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। क्या हुए? चल जा भाई पेंसिले, एक सेकंड भाई, एक आधी बार दिक्कत कर दी है। डायरेक्ट इलेक्शंस आपके क्या हुए? भारत के अंदर स्टार्ट हुए, ठीक है, इतना समझ आ गया। डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए और साथ में आपका बायकैमरलिज्म आ चुका है। यहाँ पे देखो आपने 1909 में बात करी थी कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट कर सकता है। ये अंग्रेज बहुत आरामखोर थे भाई, घने आरामखोर थे। अब ये और ज़्यादा डिवाइड करेंगे भारतीय सोसाइटी को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो सारे याद रख लियो भाई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड कैसे कर देंगे भाई? अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये बोलेंगे कि जो सिख है, एक्सटेंड्स फॉर सिख, सिर्फ सिख को वोट करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और भी बातें कही। इन्होंने क्या बात कही? इंडियन क्रिश्चियंस, क्या बातें कही? इंडियन क्रिश्चियंस को वोट करेंगे, यानी भारत के अंदर जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें आपका एंग्लो इंडियंस सिर्फ एंग्लो इंडियंस को वोट करेंगे। अब आपको शायद एंग्लो इंडियन के बारे में पता हो, क्योंकि पहले लोकसभा के अंदर 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की 2020 से पहले, और हरियाणा में भी एक मेंबर एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब तो शायद बंद कर दिया वो चीज़ें, हाँ बंद कर दी गई हैं। तो आप मुझे बताओ एंग्लो इंडियन होता क्या है, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। अगर नहीं पता हो तो कमेंट कर दियो भाई, पक्का बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को उम्मीद है कि इतना तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप कमेंट करें और जवाब पाएं मेरे भाई, या इंस्टा पे जाके कर दियो या फिर आप टेलीग्राम पे कर दियो। तो ये है, यानी अब क्या होगा कि आपका सिख को वोट देगा, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियन को, और यूरोपियन सिर्फ यूरोपियन को वोट कर सकते हैं। ये चीज़ 1919 के कानून में लिखी गई थी बहुत सुनहरे अक्षरों से, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आओ, 1919 में एक दो बातें और हैं। क्या है भाई? पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस यानी IAS IPS, ये सुने होंगे ना पोस्ट, इनके लिए एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज, और जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराता है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा में HCS लगना है, अब आप बोलते हैं कि HCS लाग रहा है, ठीक है, तो उसका एग्जाम जो है वो भी क्या करवाता है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। तो उसी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना यहाँ हो रही है, एस्टिब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। समझ आ गई मेरे भाई? आ गई होगी, पक्की बात है, दिक्कत वाली बात ही ना है मेरे भाई, बहुत समझदार हैं। तो इतना हो गया समझ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ और हमारे अध्याय के अंतिम पड़ाव की तरफ। मेरे मित्रों आ जाओ भाई, अगले पेज पे ही कर लें, 5th पे कर लो सर, कोई दिक्कत ना है। फिर देखो बीच में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ये देखने आया था कि जो 1919 में कानून पारित हमने किया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कह सकते हैं, या मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 भी कह सकते हैं। तो ये जब कानून आपका आया भारत के अंदर, तो इसने कैसा काम किया उसको देखने के लिए साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन ने जो सलाह दी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सलाह हुई, उन्हीं के बिहाफ पे अगला कानून निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला कानून कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कर दूं, स्टार्ट कर दो सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ, बस 5-7 मिनट की रहेगी यार क्लास,
एंड तक बने रहो, फ़ायदा था रही है। ठीक है, 1935। 1 मिनट पानी पी लिया। पूरा सिलेबस करूँगा, टेंशन ना लो इस बार, पूरी सोच के आ रहा हूँ जमा कती। बस तुम्हारा साथ बना रहे और सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा कमेंट करके बताना, और तीसरा काम है तारा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। जब चैनल ने सब्सक्राइब करो ना तो बेल आइकन प्रेस भी कर लियो। ठीक है, और आगे देखो ना, बहुत धमाके होने वाले हैं इसी चैनल से, एग्जाम टॉक से ही, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उम्मीद नहीं होती किसी से भी कि है यार यो के कराओगा, 80-85 सब्सक्राइबर हैं, पर जब जाते हैं ना ऊपर की तरफ तब है हाँ यार मैंने इस बंदे पर विश्वास था, यो कुछ करेगा बड़ा। तो वही बात होने वाली है। तो इसी बात पे 1-2 लाइन बता दूँ, तब ने सुना के पानी पी लूँ मैं इतने 1 मिनट। ठीक है, नर्क देखना है तो बेरोजगार होके देख लो, ना इज्जत ना पैसा और ना व्यवहार मिले किसी के साथ। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सच है कि भाई नर्क देखना होने तो बेरोजगार आदमी देख सके, ना तो कोई रिश्तेदार इज्जत करे, ठीक है, ना किसी से पैसे मांगा वो पैसे दे, और ना ही अपने कोई व्यवहार रहे किसी के साथ, नु कह हटियो तो फद्दू है, वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो भाई देखो चीज़ें जब अच्छी होनी हो ने तो उनसे पहले बहुत चीज़ें गलत होया करें। मतलब भाई बहुत सारे पेपर आपाने दिए, सिलेक्शन नहीं हुए होंगे। ठीक है, या फिर भाई यार दोस्त भी छूट गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, लाइब्रेरी में पढ़े हैं काफ़ी दिन हो गए, सरकार पेपर नहीं ले रही, तो वो चीज़ें देखो अपनी लाइफ का पार्ट है। समस्याएं आएंगी, समस्याओं को सोल्व भी करेंगे और पेपर को भी फोड़ लेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, एंड तक बने रहो। पानी पी लिया है, अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे की तरफ बढ़ा भैया अपना रथ लेके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मेरे भाई मैं बात कर रहा था। एक बार इसके नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि ये सुंदर से नोट्स जितने मेरे से पॉसिबल हो पाए वो सारे नोट्स मैं आपने प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की आप बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया भाई? इसमें कहा गया कि जो डायरकी प्रोविंसेस में अबोलिश करी थी, वो स्टार्ट करी थी 1919 में, वो खत्म कर दी। अबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेस, डायरकी इन प्रोविंसेस। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल रूल भाई। ठीक है, जो प्रोविंसेस या राज्यों में वो डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी वो अबोलिश कर दी, एंड इंट्रोड्यूस इसकी जगह क्या लेके आए? एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी राज्यों को अधिकार दे दिया कि तुम अपना डिसीजन खुद ले लो भाइयों, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया ना? ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में क्या बात कही है? दूसरे पॉइंट में लिखा गया है मेरे भाई कि आपका ये प्रोविंसेस वाला फंडा तो हो गया, अब दूसरी बात ये आती है और क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम नहीं, अभी तो फेडरल ही है। अभी क्या है ये? अभी फेडरल है, बाद में इसका नाम चेंज होकर सुप्रीम होगा। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया कि फेडरल कोर्ट की स्थापना करो। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट कब हुई भाई? फिर 1937 में स्थापना हुई, और कहाँ पे हुई मेरे भाई? तो दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना करी गई। बाद में यही फेडरल कोर्ट आगे जाके बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जो आज के समय हमें इमारत देखने को मिलती है। अब उसके बाद और पॉइंट की तरफ आओ। दूसरा ये है भाई एस्टिब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी करी गई। कब करी गई? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग करी गई। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है मित्र? पहले तो कोलकाता था, एट प्रेजेंट की मैं बता देता हूँ मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है मित्र। ठीक है भाई, समझ आ गया ना? ये बात लिखी गई है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिए गए। 10% पॉपुलेशन, क्या है? 10% पॉपुलेशन, 10% पॉपुलेशन गोट वोटिंग राइट्स, गोट वोटिंग राइट्स। ठीक है ना? ठीक है मित्र, ओके में ही। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, और क्या किया गया? और आपका किया गया यहाँ पे कि बायकैमरलिज्म, जो पहले 1919 में लिखा है ना आपने बायकैमरलिज्म, ये कहाँ आया है? बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस इन सेंटर, यानी केंद्र के अंदर, यानी लोकसभा राज्यसभा टाइप की बात करने हैं। अब जो बायकैमरलिज्म आएगा ना, ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा आपका राज्यों में। बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस। और देखो 11 राज्य थे, उन 11 में से
6 में आ गया था बाइकैमरलिज्म। 11 में से कितनों में आ गया था? 6 में आ गया था। याद रख लियो, 6 के नाम नहीं पूछेंगे, इतना बहुत है आपके लिए। अगर पूछ लें तो मैंने बता दियो भाई, ठीक है। नहीं पूछेंगे, पता है इतना तो यार, जमा रख के मैं ले रहे हो कि मित्र। तो अगला देखो पॉइंट, अगला क्या है? एस्टिब्लिशमेंट करी ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की। इतना याद रख लोगे, यही बात है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो तो मैंने बता दिया। फिर आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इससे क्वेश्चन नहीं आते, इससे क्वेश्चन नहीं आते, पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लिखवा दूंगा सारे। लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी ने भारत को आज़ादी दी, एक तरीके से अंग्रेजों ने दी वैसे तो, पर उस समय वॉइसरॉय ये था। तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइसरॉय। अगर पूछ ले आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचार्य। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके बाद क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। बीडू एक बात बताओ, क्या क्लास समझ आई? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आई थिंक नहीं होगी। तो एक काम करूंगा, आपके सामने ही ये सारी की सारी जो क्लास है ये मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ मेरे भाई। पर यहाँ पे मैं एक दो बातें और लिख दूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं किस चीज़ के बारे में? यहाँ पे लिख देते हैं टेलीग्राम के बारे में। किसके बारे में लिखें मेरे भाई? एक सेकंड, टेलीग्राम के बारे में लिख दें। टेलीग्राम है एग्जाम टॉक्स नाम से, ठीक है। और ना सिर्फ टेलीग्राम बल्कि इंस्टा भी इसी नाम से है। तो जाके भाई क्वेश्चन पूछने हैं पूछ सकते हो, नहीं पूछने ना पूछो। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो इसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अभी आपके सामने बिल्कुल क्लास में ही मैं ये पीडीएफ आपकी भेज देता हूँ। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट आपकी कहाँ जाएगी भाई? ये एक्सपोर्ट जाएगी आपकी, एक सेकेंड, टेलीग्राम पे जा रहे हैं। टेलीग्राम पे एग्ज़ाम टॉक्स, एग्ज़ाम टॉक्स पे जाके ये लिख देता हूँ HRCET इंडिया जीके पॉलिटी क्लास 1 नोट्स, ठीक है मेरे भाई। इस नाम से है, जाके चेक कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगे ना भाई तो पूरी मेहनत करके आऊँगा आपके लिए इसी तरीके से। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके हरियाणा सिटी एग्ज़ाम के लिए कतई ज़रूरी होने वाला है। तो चलता हूँ, दूसरी क्लास की तैयारी करूँगा, फिर से आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।